हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का नया चैप्टर करने जा रहे हैं, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें हम मिनरल्स किस किस तरीके से हैं, मिनरल्स की क्या है क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी क्या होती है, मिनरल्स किस किस कंट्री में उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ मिनरल्स हैं, और जो उसका नेक्स्ट सेगमेंट होगा उसमें हम पावर रिसोर्सेज की बात करेंगे, एनर्जी के रिसोर्सेज जो होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करेंगे। तो मिनरल्स ये मैंने आपके लिए बना दिया है थोड़ा, ताकि आइडिया रहे कि मिनरल्स की जो वैरायटी होती है वो होती है दो। मिनरल्स की दो वैरायटी होती है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मिनरल्स मेटालिक जो हमको रॉ फॉर्म में मिलते हैं, मिनरल्स को हिंदी में कहते हैं धातु। तो उनकी कुछ स्पेशलिटी क्या होती है, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, बैड भी होते हैं, पुअर भी होते हैं। लस्टर और शाइन की एक चमक होती है उनके अंदर, हर मिनरल की एक चमक। प्रमुखतः जो मिनरल्स हैं वो है आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, जो आपके हैं मिनरल्स वो इसमें मिलते हैं। ठीक है, दूसरे जो आते हैं मिनरल्स जो हैं वो नॉन मेटालिक जो होते हैं। ठीक है, वो हुए लाइमस्टोन, चूना पत्थर, माइका, हिंदी में कहते हैं अभ्रक, जिप्सम, और फॉसिल फ्यूल जो होते हैं कोल, पेट्रोलियम, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इनके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है, तो ये नॉन मेटालिक जो मिनरल्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो कोई एक अपना ठोस और चमक और ये इस हिसाब से नहीं होती। और फिर मेटालिक मिनरल्स जो हैं स्टूडेंट्स वो भी दो में डिवाइड होते हैं, फेरस, नॉन फेरस। फेरस ऐसी मतलब आयरन कंटेंट पे, आयरन तो होगा ही, मैंगनीज, क्रोमाइड्स जो है वो फेरस कंटेंट मिनरल कहलाए जाते हैं, और नॉन फेरस जिनके अंदर आयरन नहीं होता वो कहलाए जाते हैं, जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड ये आते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि मिनरल्स जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो डिवाइडेड किसमें है, फेरस में और नॉन फेरस के अंदर, और ये नॉन मेटालिक मिनरल। क्लियर स्टूडेंट? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है मिनरल्स का, इसलिए मैंने पहले ही इसको चार्ट बना दिया। फिर आता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को, खनिज पदार्थ हिंदी में इनको कहते हैं खनिज पदार्थ, मिनरल्स को निकालने की जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, वो क्या होती है? वो तीन है बेसिकली। अगर आप देखें, माइनिंग है, ड्रिलिंग है, क्वेरिंग है। माइनिंग भी दो तरह की होती है, ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग। बुक मैंने साथ रख रखी है, एनसीईआरटी की बुक साथ रख रखी है, ताकि सिंक्रोनाइज हो जाए। आप ये ना समझे कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं हुआ है। आपका चैप्टर दिया हुआ है, सेम ऐसा ही मैंने यहाँ बना दिया है। बुक में क्या दिया हुआ है, ओपन कास्ट माइनिंग। माइनिंग दो तरीके से होती है, मिनरल दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में जो ऊपर की सतह होती है उसको हटा के जो नॉर्मल खुदाई होती है, वो खोदते खोदते जब हमको मिनरल मिलता है उसे कहते हैं ओपन माइन, ओपन कास्ट माइन। शाफ्ट माइनिंग में डीप बोर, एक गहरा, हम पढ़ते हैं ना जब बोरवेल में बच्चा गिर जाए, आप ही ध्यान रखना बोरवेल में मत गिर जाए। तो शाफ्ट माइनिंग में डीप बोर बनाए जाते हैं और फिर उनसे जो है मिनरल्स को निकाला जाता है। तो ये हो गई ओपन कास्ट और शाफ्ट। ओपन कास्ट वापस बता रहा हूँ, जो सतह होती है, लेयर होती है, उसको खुदाई कर करके हटाया जाता है और फिर मिनरल निकलता है। और शाफ्ट माइनिंग में, शाफ्ट कहते हैं बड़े ओपन गड्ढे को, वो किया जाता है और फिर उसमें से मिनरल्स को निकाला जाता है। ड्रिलिंग क्या होती है, पेट्रोलियम और ज़्यादातर जो पदार्थ फॉसिल फ्यूल है वो ड्रिल करके निकाला जाता है। ज़मीन में बड़ा गहरे गड्ढे किए जाते हैं क्योंकि पेट्रोलियम के कुएँ होते हैं। ये ड्रिलिंग जो है वो पेट्रोलियम से की जाती है, आपकी बुक में भी यही चीज़ दी हुई है। और मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, वो बिल्कुल सतह पे होते हैं, उनको निकाल के मिल जाते हैं। क्वारिंग, मार्बल जो है, संगमरमर, उसकी क्वारिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट? तो अगर आप देखें तो इन तीनों में ड्रिलिंग ज़्यादा महंगी पड़ती है। पेट्रोलियम जो है, फॉसिल फ्यूल, वो ज़मीन के काफ़ी नीचे होता है, तो उसके थ्रू जो है हम जो है इसको निकालते हैं। ड्रिलिंग वो तो समंदर के नीचे भी पाया जाता है। फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स बताया गया है कि मिनरल्स कहाँ कहाँ किन किन कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट्स इसमें इन्होंने सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स को बताए हैं। तो जैसे एशिया है, एशिया में चाइना, ठीक है, इंडिया, सऊदी अरब, मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतर, यूएई, ये वो कंट्रीज हैं जो मिनरल्स के लिए जानी जाती है। चाइना, इंडिया में आयरन और कोल की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इंडिया का तो स्पेशलाइज्ड हम आगे देखेंगे। चाइना के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा लार्ज आयरन और डिपॉजिट मौजूद हैं।
मलेशिया, इंडोनेशिया और ये जो है मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना टिन बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं, यहाँ टिन बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, सऊदी अरब, इंडिया का तो स्पेशल है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, यूएई, ये जितनी कंट्री हैं, ब्रुनेई, ये सारी पेट्रोलियम में बादशाहत है इनकी, ये पेट्रोल में नंबर 1 है। सऊदी अरेबिया स्टिल द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड, फिर ईरान, इराक, कतर, यूएई, नेचुरल गैस में भी ईरान, सऊदी अरेबिया और इनके पास काफ़ी है। जो पर्शियन गल्फ हम जिसको कहते हैं, जो गल्फ स्टेट्स हैं, खाड़ी के देश हैं, वो पेट्रोलियम में नंबर 1 है। ठीक है, तो पेट्रोलियम भी मैंने आपको बताया, पेट्रोलियम जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं वो निकलता है, और फिर उसके बाद उसको इसलिए पेट्रोलियम को वो हम एनर्जी के सोर्सेज में उसको जब पढ़ेंगे तब मैं आपको और समझा दूंगा। तो एशिया के अंदर जो है ये सारा कुछ पाया जाता है। एशिया के बाद अफ्रीका आ जाता है। तो अफ्रीका में स्टूडेंट्स जो ये तो गोल्ड, डायमंड्स, ठीक है, प्लैटिनम में रिच है, इसमें भी जायरे, नाइजर, ठीक है, गिनी, ये कंट्रीज जो हैं, यहाँ साउथ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका जो है वो गोल्ड, अफ्रीका तो मिनरल्स की खान है, लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया का सबसे सारे मिनरल्स वहाँ मिलते हैं। मिनरल्स जरूरी है किसी भी कंट्री के इंडस्ट्री के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मिनरल्स, तो मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अफ्रीका में अगर आप देखो तो मिनरल्स कितने ज़्यादा, वो भी गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, ऑयल भी मिलता है। नाइजर में जो कंट्रीज़ हैं इधर ऑयल मिलता है, लीबिया में ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। आपकी बुक में दिया हुआ होगा, जो हम एनसीईआरटी की बुक देख रहे हैं उसमें आ ही रहा है, गोल्ड, प्लैटिनम, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। यूरेनियम भी मिलता है, यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर में काम आता है, सबसे महंगे मिनरल में से एक है यूरेनियम। ठीक है, तो अफ्रीका में गोल्ड, उसके बावजूद अफ्रीका पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी एक चीज को तो डेवलप किया ही नहीं, क्या है वो? ह्यूमन रिसोर्स। याद है रिसोर्स वाला चैप्टर? जब तक अक्ल ही नहीं होगी, इनका ये सारा कुछ अमेरिकन और यूरोपियंस करते हैं, इनको पता ही नहीं है कि गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम से कैसे काम होगा। ठीक है स्टूडेंट, एशिया और अफ्रीका हो गया। थर्ड में अगर हम देखें तो आता है यूरोप। यूरोप के अंदर जो मिनरल रिच है उसमें आता है जर्मनी, ठीक है, फ्रांस, ये 2 कंट्री, ब्रिटेन, इटली। यहाँ पर आयरन और ये सारी चीजें जो है, आयरन, कोल, जर्मनी के पास बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल है जर्मनी के पास। और अगर हम एक रशिया को अलग कर दें, रशियन एंटिटी को अलग करें, तो रशिया में आपको बता देता हूँ अलग से, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे के भी कर लेंगे। मैं रशिया को अलग से बताऊँ क्योंकि फिर वो यूरेशिया वाला कंसेप्ट हो जाएगा, कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको यूरोप में रखें, एशिया में रखें। तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ रशिया के बारे में। रशिया इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, बहुत ज़्यादा मिलता है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, ये सारी चीज़ों में रशिया लीड करता है। रशिया में बहुत ज़्यादा है कोल, ठीक है, ये आयरन ओर, ये सब है। तो यूरोप में, जर्मनी में, फ्रांस में, इन कंट्रीज में चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो यूरोप का मैंने आपको बता दिया, थर्ड हो गया। फोर्थ अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका, द रिचेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका में भी अगर हम कनाडा की बात करें, सिर्फ एक कनाडा को अलग एंटिटी कंट्री के रूप में ले लें, तो कनाडा इज रिच इन यूरेनियम, दुनिया का सबसे महंगे मिनरल में से एक है, यूरेनियम बहुत मिलता है यहाँ। अब यूएसए की बात करें तो लीडिंग है यूएसए में। अच्छा, इन दोनों कंट्रीज में ही पेट्रोलियम अच्छा मिलता है, पेट्रोलियम, कनाडा और यूएस, पेट्रोलियम, ठीक है, आयरन, कोल, ये सब जो है कनाडा और इधर बहुत मिलता है। आपकी बुक में भी उन्होंने डिवाइड कर दिया कि कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक, कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है मैप में दिया हुआ है, यूएसए और कनाडा अलग है। यूएसए में जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है यूएसए, कनाडा, तो यूएसए में जो ये ऊपर का आपका नॉर्थ का रीजन है, यहाँ ग्रेट लेक्स हैं, लेक ऑन्टेरियो, लेक लॉरेंस, इसके ऊपर का रीजन से कनाडा शुरू हो जाता है। तो कनाडा, एपेलेशियन माउंटेन्स, पहाड़ियाँ वहाँ पे एपेलेशियन माउंटेन, वहाँ देखो आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये सब कनाडा और यूएस के इलाकों में बहुत ज़्यादा मिलता है। ये सारे मिनरल्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो है मिनरल्स बहुत ज़्यादा रिच हैं, इनको बेचने से बहुत ज़्यादा कमाई होती है।
फिर आपके एक थोड़ा छोटा सा स्निपेट स्नैपशॉट दिया हुआ है कि स्विट्जरलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा कंट्री है जहाँ पर एक भी मिनरल नहीं पाया जाता। अब दूसरा कॉन्टिनेंट जो आ रहा है हमने देख लिया, चौथा नॉर्थ अमेरिका, फिर आ जाता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो लीडिंग कंट्रीज हैं जिनके पास अच्छा है वो है ब्राज़ील, वेनेजुएला, चिली, पाराग्वे, पेरू। यहाँ क्या क्या मिनरल मिलता है मैं बता देता हूँ आपको। ब्राज़ील आयरन ओर बहुत अच्छा है इसके पास, कोल बहुत अच्छा है, टिन बहुत अच्छा है, वेनेजुएला पेट्रोलियम है वेनेजुएला में, ठीक है। चिली कॉपर में बहुत रिच है, बहुत कॉपर है चिली के पास। पैराग्वे साउथ अमेरिका में जो है कॉपर बहुत मिलता है, देखिए यहाँ दिया हुआ है। मिनरल ऑयल भी वेनेजुएला में मैंने आपको लिख ही दिया। गल्फ कंट्रीज के बाद एशिया से बाहर अगर सबसे ज़्यादा कहीं पेट्रोलियम मिलता है तो वेनेजुएला में मिलता है, ठीक है। वेनेजुएला की कैपिटल है कराकास, वेनेजुएला में मिलता है। बॉक्साइट, माइका, ठीक है, ये सब भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब अफ्रीका का मैंने आपको बता दिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्री होते हुए भी कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो रिच है, इसके पास तो बहुत यूरेनियम दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है। मैंने यूरेनियम पहले भी आपको बताया, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर एनर्जी में यूरेनियम बहुत काम आता है और ये बहुत कॉस्टली होता है यूरेनियम। यूरेनियम को येलो केक भी कहा जाता है, ठीक है, यूरेनियम को येलो केक भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम, गोल्ड, अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो उसकी कूलगार्डी और कार्लाइल माइंस है ऑस्ट्रेलिया की। देखो कालबुर्ली और कूलगार्डी ये दो क्षेत्र वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया इसलिए प्रॉस्परस है, रिच है, क्योंकि वहाँ गोल्ड और यूरेनियम बहुत ज़्यादा मिलता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जो उसका डेजर्ट का उधर का इलाका है। एंटार्क्टिका अनहैबिटेड कॉन्टिनेंट है, वहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कोल है और अब एंटार्क्टिका में पेट्रोलियम भी मिला है। तो एंटार्क्टिका बर्फ के नीचे दबी हुई जो सारी चीज़ें, तो स्टूडेंट ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें जो जो चीज़ें मिलती हैं मैंने आपको बता दी। एशिया में मैंने आपको बताया चाइना, इंडिया, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, यूएई, ये जो सारे हैं ये तो पेट्रोलियम रिच है, और चाइना, इंडिया आयरन ओर और इसमें है। फिर अफ्रीका में गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, एक और प्लैटिनम होता है, मिनरल होता है, ये बड़ा रिच है इसमें, ठीक है ना। जायरे, नाइजर, यूरोप के अंदर मैंने बताया जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको बताया कालबुर्ली और जो उसका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का इलाका है वहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। अब बताया है इंडिया के बारे में, स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया का अपन स्पेसिफिक बना देते हैं स्टूडेंट्स। बाकी आप देख सकते हैं वीडियो में जो मैंने अभी आपको बताया करा है। तो इंडिया की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो इंडिया में जनरली जो हमारे रिच हैं मिनरल्स को लेकर वो है झारखंड। झारखंड में हमारे बहुत ज़्यादा मिनरल मिलते हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, एमपी, ये स्टेट्स जो हैं यहाँ पर बहुत मिनरल मिलते हैं। जैसे झारखंड कोल और आयरन, झारिया माइंस जो है हमारी उसके लिए फेमस है। झारखंड और छत्तीसगढ़ कोल और आयरन के लिए। राजस्थान माइका, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। माइका क्या होता है? अभ्रक। ये इलेक्ट्रिक की चीज़ों में, हर इलेक्ट्रिक चीज़ों में माइका डलता है, तो राजस्थान नंबर 1 है स्टेट माइका के उसमें। बिहार, एमपी, ठीक है। राजस्थान में कॉपर भी, क्योंकि हमारा स्टेट है, बता रहा हूँ, खेतड़ी माइंस आपने सुनी होगी। माइका आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, सबसे ज़्यादा राजस्थान में अजमेर और अजमेर के आसपास मिलता है माइका, अभ्रक, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, मैंने आपको बताया माइका, देखो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माइका के में। कॉपर एमपी, राजस्थान में कॉपर जो है हमारा खेतड़ी, हड़प्पन सिविलाइजेशन से अगर हम देखते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ से हमें पता चलता है कि राजस्थान में जो है कॉपर मिलता था खेतड़ी माइन से। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, हमारी पुरानी जितनी इमारतें, पहले तो सीमेंट नहीं होती थी, वो लाइमस्टोन चूने पत्थर की मिलती थी, उसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हाँ उड़ीसा भी एक स्टेट है जहाँ बहुत मिनरल्स मिलते हैं। ये जो हमारा ईस्टर्न इलाका है ना स्टूडेंट, ओडिशा हो गया, उड़ीसा नहीं है, नया नाम इसका ओडिशा है, ODISHA। तो हमारा ईस्ट जो है, पूर्व का जो भारत है, पूर्वी भारत है, वहाँ पर बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं। गोल्ड जो है वो कोलार, कर्नाटक में पाया जाता है, कोलार माइंस जो है वो वहाँ पाई जाती है। अब एक चीज़ स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, पेट्रोलियम,
क्या राजस्थान में भी पेट्रोलियम राजस्थान में है? राजस्थान में जो बिहार, तो बिहार क्या, बाड़मेर का इलाका है, वहाँ पे मिनरल फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा पाया गया। बॉम्बे हाई समंदर में अरेबियन सी के अंदर पाया गया। और दुनिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी में से एक डिगबोई आसाम में है। ऑयल रिफाइनरी दुनिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी जो है वो वहाँ पर है। तो ये सॉल्ट, नमक की अगर हम बात करें तो सांबर लेक राजस्थान में नमक के लिए फेमस है। गुजरात का तटीय इलाका जो है वो उसके लिए फेमस है। ठीक है, कि ये इसमें आपके सांबर लेक दी हुई है नावा शहर में किस तरीके से बनता है। मिनरल किस काम आता है? मिनरल बहुत सारे काम आते हैं। मिनरल्स के बिना तो हमारी लाइफ को नहीं इमेजिन कर सकते। आयरन है, कोल है, पेट्रोलियम है, जगह जगह मिनरल, माइका है, हर जगह मिनरल की ज़रूरत होती है। कोई भी है, और मिनरल ही महंगा आता है। मकान का कंस्ट्रक्शन ले लो, ये ले लो, मिनरल्स के पैसे लगते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मिनरल्स आर मैक्सिमम, मोस्टली मिनरल आर नॉट रिन्यूएबल। आप वो खत्म हो जाएंगे एक टाइम पे, तो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो रिसोर्सेज जो है मिनरल के सोर्सेज जो है, उनको हमको यूटिलाइजेशन मिनरल्स का बड़ा सोर्स समझ के करना चाहिए, नहीं तो ये मिनरल हमारे खत्म हो जाएंगे। ये देखने की बात है, समझने की बात है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी के साथ जो पावर रिसोर्सेज भी कर देते हैं, तो ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। पावर रिसोर्सेज जो एनर्जी देते हैं, जो शक्ति देते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं अलग अलग। पावर रिसोर्सेज भी अलग अलग होते हैं। जैसे मिनरल के हैं, मिनरल के मैंने आपको बताया, ऐसे ही पावर रिसोर्सेज अलग अलग तरीके से होते हैं। तो पावर रिसोर्सेज मैंने आपको बताया, उनमें कन्वेंशनल जो जाने जाते हैं, जो टिपिकल चले आ रहे हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, परंपरागत जिनको हम कहते हैं, उनमें नंबर 1 आ जाता है फायरवुड। फायरवुड मतलब जो टिपिकल पुराने ज़माने से आ रहा है, वुड को बर्न करके जो आता है, लकड़ी को जलाकर जो मिलता है। फिर मेन है कोल, सबसे प्राचीनतम, जिसको बरीड सनशाइन कहते हैं। बरीड सनशाइन, कोल को जलाकर जो मिलती है उसे कहते हैं थर्मल एनर्जी। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक ज़माने में अभी भी काफ़ी जगहों पे थर्मल एनर्जी को ही प्रयोग में लिया जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ था, इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो कोल को ही यूज में लिया जाता है, बिकॉज कोल इज दी चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। कोयला बड़ा सस्ता होता है, उसको जलाकर लिया जाता है। और थर्मल एनर्जी में चाइना, यूएसए, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। इंडिया के अंदर झारखंड में रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, ये झारखंड जो है हमारा कोल का नंबर 1 है स्टेट प्रोड्यूसर। तो कोल थर्मल एनर्जी के अंदर आ जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम लैटिन वर्ड से निकला है पेट्रा, जिसका मतलब है रॉक, चट्टान का तेल। करोड़ों साल पहले आबादी, इंसानों की वेजिटेशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब जो है दब गई ज़मीनों के नीचे, तो उसे कहा गया पेट्रोलियम। सबसे पहले यूएसए में इसकी खोज हुई, फिर बाद में वो जो कंट्रीज मैंने आपको बताई, सऊदी और वो जो है पूरा इलाका, वहाँ पेट्रोलियम की खोज हुई। पेट्रोलियम दुनिया का सबसे महंगे मिनरल में से एक है, क्योंकि ये ड्रिलिंग प्रोसेस से होता है। क्रूड ऑयल इसको कहा जाता है, क्रूड ऑयल, और पेट्रोलियम से निकलता है। पेट्रोलियम तो जिस तरीके से निकलता है बिल्कुल काला गाढ़ा, वो जो नाले में कीचड़ होता है ना, इसलिए इसको गाढ़ा भी कहा जाता है। इसको फिर भेजा जाता है ड्रिलिंग के लिए। फैक्ट, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी दुनिया की कहाँ पर है? जामनगर, गुजरात। जामनगर, देखो आपको कितने ज़्यादा फैक्ट्स पढ़ाए जाते हैं साथ के साथ। जो जामनगर रिफाइनरी है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, रिलायंस की सबसे बड़ी। तो इसमें से फिर उस गाड़े में से साफ होके निकलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, टर्पंटाइन। इसीलिए पेट्रोल का कचरा भी खरबों में जाता है, सबसे महंगा। इसी वजह से पेट्रोल को क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड, सबसे पैसे वाला। इसी वजह से तो शेख आराम से रईसी में रहते हैं, उनके बच्चे फरारी वरारी चलाते रहते हैं। इतना पैसा कैसे है दुबई मुबई में?
बिकॉज ऑफ दिस वहाँ सिर्फ पेट्रोलियम मिलता है और कोई नहीं मिलता, इसलिए से ब्लैक गोल्ड कहते हैं। मैंने आपको वो सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी, ठीक है। विस्कस थिक गाढ़ा होता है, फिर उसमें क्रूड और ये सारी चीज़ें, क्रूड ऑयल कहते हैं इसको, फिर ये काम होता है। सऊदी अरब, यूएई, ब्रुनेई, ईरान, इराक, यहाँ सबसे ज़्यादा ऑयल मिलता है। फिर आ गया है नेचुरल गैस, जो हमारे एलपीजी आती है ना, उसमें नंबर 1 इसमें जो दिए हुए हैं रशिया, नॉर्वे, यूके, नेदरलैंड, ईरान भी टॉप में आता है, पता नहीं किताब में नाम क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन फॉसिल फ्यूल के साथ दिक्कत क्या है कि ये पोल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा हमारा जो व्हीकल से निकलता है वो ये है। तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट देखना है, लेकिन अभी तो नहीं मिल रहा है, ये इसके अंतर्गत आता है। हाइडल पावर तीसरे नंबर पर आता है कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर। फायरवुड हो गया, पेट्रोलियम हो गया, थर्मल एनर्जी हमने देख ली। फिर जो आता है वो आता है हाइडल पावर। हाइडल पावर कहाँ से? जो डैम्स बनते हैं, जो नदियों पे डैम्स बनते हैं, पानी बहुत हाइट से बहुत तेज से होता है और एक आर्मेचर होता है, उसको रेगुलर वो पानी गिरता है, घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसे कहते हैं हाइडल पावर एनर्जी। यूएस में बहुत ज़्यादा है, पैराग्वे और इन इलाकों में, इंडिया में भी हाइडल पावर, लेकिन इसके लिए पानी जो है कंटिन्यूस। हमारे बड़े बड़े थर्मल जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एक है टेहरी डैम, टेहरी डैम जो उत्तराखंड में है, ठीक है। वन ऑफ दुनिया का सबसे ऊंचे डैमों में से एक है टेहरी डैम। बाखड़ा नागल, ठीक है, बाखड़ा नागल, ये सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो नदी पे डैम बनाया जाता है और फिर वो डैम से बिजली प्रोड्यूस होती है। ये सब कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर आते हैं। चाइना ने अभी दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया, थ्री गॉर्जेस डैम। वो इतना बड़ा है, वो इतनी एनर्जी जनरेट करता है कि उसने अर्थ की ग्रेविटी को हिला दिया। सोचो कितना बड़ा होगा। तो ये सारे कन्वेंशनल सोर्सेज में कौन कौन सा आता है? थर्मल एनर्जी, पेट्रोलियम, ठीक है, हाइडल पावर, ये सब जो है ये कन्वेंशनल सोर्सेज में आते हैं, परंपरागत जो यूज में चले आ रहे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम लोग इन्हीं को यूज में लेते हैं, इसको कहते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मैं भी एनर्जी ले लेता हूं। अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे। ये तो हुए कन्वेंशनल, अब हम आएंगे किस पे? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में। वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में नंबर 1 आता है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। फिर आता है टाइडल एनर्जी। ये सब नॉन कन्वेंशनल है, इतने ज़्यादा अभी ये यूज में नहीं आए हैं। फिर आता है विंड एनर्जी, और एक न्यूक्लियर एनर्जी और है, उसको ना तो कन्वेंशनल में भी रख सकते हैं ना नॉन कन्वेंशनल में, हालांकि उसको अब धीरे धीरे कन्वेंशनल में रखा जा रहा है। सोलर एनर्जी क्या होता है? जो इंसोलेशन, सूर्य का प्रकाश, रोशनी आ रही है, उसको फोटोवोल्टिक सेल से, फोटोवोल्टिक सेल से कन्वर्ट करके उसकी एनर्जी को यूज में लिया जाता है। आजकल तो कॉमन है, घरों की छत पे पैनल बना देते हैं, घरों में पैनल हो जाते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी को यूज में लिया जाता है। आपकी बुक में बड़ा अच्छा चार्ट उन्होंने बनाया हुआ है हर एनर्जी का। तो सोलर एनर्जी का एडवांटेज इनएग्जॉस्टिबल नॉन पोल्यूटिंग, एक तो ये नॉन पोल्यूटिंग है, ठीक है। हमारे पास रेडिएशन जो है उसमें हमें ज़्यादा पैसा खर्च वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है, कोई धुआं नहीं छोड़ती है। डिसएडवांटेज ये बहुत एक्सपेंसिव है। सोलर पैनल जो है वो बड़े लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, डिफ्यूज सोर्स टू गेट वेस्टेज। अच्छा कि कईयों के घर पे अगर सोलर पैनल हो तो जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो फिर वो यूज में नहीं आता है, इसके लिए कंटिन्यूस रेडिएशन चाहिए। तो जो सर्दी के इलाके हैं जैसे कश्मीर है, यूरोप है, वहाँ ये चीज़ फेल है। तो ये हुआ सोलर एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जमीन के नीचे जो होती है, क्योंकि जमीन के नीचे बड़ी गर्मी है, जो लेयर्स ऑफ अर्थ अगर हम पढ़ें तो उसमें नीचे बहुत हीट है, उस हीट को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये अभी इंडिया में नहीं, क्योंकि बड़ा कॉस्टली प्रोसेस है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश और इधर लद्दाख साइड में एक है, लेकिन बाकी नहीं। यूएसए इसमें नंबर 1 है। जियोथर्मल एनर्जी का क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, जमीन के नीचे जो है वो तो हमेशा अवेलेबल रहेगी, साफ है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज एंड सो कॉस्टली टू इंटीग्रेट।
ये हमेशा दूर होती है, काफ़ी शहर से दूर होती है, तो इसको यूटिलाइज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम देखते हैं विंड एनर्जी, बड़े बड़े पवन चक्की लगा देते हैं, विंड मिल्स होते हैं, है ना, तो वो ये इसमें भी यूएसए नंबर 1 है, इसकी नॉन पोल्यूटिंग है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन है, सेफ एंड क्लीन है, वो अपनी पवन चक्की घूम रही है, आराम से हो जाता है। लेकिन नॉइज पोल्यूशन होता है जब ये घूमता है। विंड मिल कॉस्टली टू सेटअप, वो पूरा आयरन का और वो लगाना पड़ता है, हवा रेगुलर चलती रहे। इससे क्या होता है, ये एक इकोलॉजिकली है कि बर्ड्स की डेथ हो जाती है, वो उसके चपेट में हो जाती है, और ये सैटेलाइट के जो रेडिएशंस हैं, रेडियो सिग्नल्स हैं, उनको बड़ी दिक्कत देती है। तो ये है विंड एनर्जी। टाइडल एनर्जी समंदर की तेज लहरों से बनती है, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ को दिक्कत, और ये अभी इतनी अच्छी तरीके से इसमें पोटेंशियल और हार्नेस को नहीं दिया गया। ये सब जो है ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर आते हैं। बायोगैस लो कॉस्ट है, इजी टू ऑपरेट है, मेक यूज ऑफ बायोगैस है, लेकिन बायोगैस से भी जो है पोल्यूशन होता है, डिसएडवांटेजेस उसके होते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उससे इकट्ठा हो जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में क्या होता है, यहाँ वो यूरेनियम और थोरियम को यूरेनियम और इसको दिया जाता है, आप साइंस में पढ़ोगे U-235 उसको कहते हैं, उसमें उसको ब्रेक किया जाता है। जिस प्रोसेस से किया जाता है, जहाँ किया जाता है वो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आपके डायग्राम दिया है, न्यूक्लियर फिशन किया जाता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। आप साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ये चीज़ और ढंग से पढ़ोगे। देखिए इसमें साफ दिया हुआ है किस तरीके से वो न्यूक्लियर पावर को ऑब्टेन किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम से उससे पावर एनर्जी मिलती है। राजस्थान और केरला की जो मिट्टी है, राजस्थान में यूरेनियम पाया जाता है, झारखंड में यूरेनियम है, और हमारे यहाँ जो मोनोजाइट सैंड है केरल में, उसमें पाया जाता है। हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जैसे राजस्थान में जो हमारे बिजली आ रही, वो आ रही है रावत बाटा कोटा न्यूक्लियर पावर से। रावत बाटा में जो कोटा न्यूक्लियर पावर है, उससे हमको एनर्जी मिलती है, बिजली आती है। कलपक्कम तारापुर महाराष्ट्र में एशिया का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। इसका नुकसान ये है स्टूडेंट, अगर गलती से कोई हादसा हो गया तो वो फिर अनकंट्रोलेबल हो जाता है। जैसे वो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था ना, वो रेडिएशन निकलती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रशिया में हुआ था, जब यूएसएसआर था, चेर्नोबिल रिएक्टर बड़ा जबरदस्त होता, और रिसेंटली जापान में हुआ था फुकुशियामा का हादसा। क्योंकि ये परमाणु है, ये तो जबरदस्त चीज़ है। तो ये आज हमने चैप्टर स्टूडेंट्स कर दिया। एनर्जी को भी हमको बचाने की ज़रूरत है, हमको कंजर्व करने की ज़रूरत है एनर्जी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को देख लीजिए। आज हमने मिनरल्स पढ़ लिए और पावर रिसोर्सेज का चैप्टर पढ़ा। हर चीज़ को आराम से एक्सप्लेन किया गया है, किस तरीके से नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशन। न्यूक्लियर एनर्जी अब धीरे धीरे कन्वेंशनल में आ चुका है, ये बात समझने की जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, टेक केयर।